Hello students, welcome to our classes. Today we will discuss our new topic, that is temperature dependence of resistivity in current electricity, chapter 3 of our class 12th physics. So आज हम अपने chapter 3 में current electricity के अंदर temperature dependence of resistivity स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये temperature dependence of resistivity, इसको आपको समझना है। हमारा जो रेजिस्टिविटी है यानी कि रो है वो किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए आप जानते हो हमारे पास भी है लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, सम आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप जानते हो, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल, तीन कैटेगरी हमारे पास होती हैं और तीनों के लिए किस प्रकार से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू घटती है या बढ़ती है, ये अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला जो गिवन है वो बता देता हूँ। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को अपन इस तरह से देते हैं, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाय रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में लगाया जाएगा। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में लगेगा। हर टेम्परेचर रेंज के लिए ये वैलिड नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा जोन ऐसा रहता है जिसमें कि लीनियर फंक्शन नहीं होता, तो वहां पे नहीं लग पाता। यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन है। तो अब इसको मैं आपको थोड़ा और बेटर क्लियर करूं तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं अपन। रो 0 प्लस इस फैक्टर को अपन फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फैक्टर को सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 0 अल्फा डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो पार्ट है, यानी कि अगर अपन निकालना चाहते हैं रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, तो हमको इनिशियल रेजिस्टिविटी जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री पर मानते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी वैल्यू रो 0 थी, तो उस स्टैंडर्ड या फंडामेंटल वैल्यू में हमको ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्या फैक्टर है ये आप देख लो। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नाम का एक कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू समवॉट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बात जो है वो अपन जो है कंडक्टर्स के लिए कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है उसका डिस्कशन अपन करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि रो यानी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ए फैक्टर। ये फैक्टर कौन सा है, रो 0 टाइम्स या सॉरी अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ऑफ द रो 0, ठीक है। ये वाला टाइम इतने गुना बढ़ जाती है क्या रेजिस्टिविटी, और इतने गुना ये बढ़ जाता है रेजिस्टिविटी का, इतने गुना ये बढ़ जाता है, और ये इसमें ऐड कर देते हैं अपन। तो फाइनली जो वैल्यू आती है वो आती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको अपन अल्फा बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि या तो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन जो भी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इनवर्स, ठीक है। तो ये तो इसकी हो जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और इसकी डायमेंशन जो होगी वो ये तो इसकी यूनिट हो जाएगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी आपकी टेम्परेचर इनवर्स। आपको मालूम ही ये पर डिग्री का मतलब टेम्परेचर इनवर्स, यानी इसका मतलब क्या होगा कि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितने बढ़ रही है, ठीक है ना। तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए हमारी रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ रही है ये बताएगा। चलिए ये चीज आपको बेसिक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो ये एक बार आप नोट कीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, हैव यू नोटेड, ओके। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो मेटल्स के लिए जो वैल्यू आती है अल्फा की, यानी कि फॉर मेटल्स, मैं बात कर लेता हूं मेटल्स के लिए। तो अपन क्या चल रहे हैं, किस टॉपिक पे चल रहे हैं, अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू आती है, अल्फा की वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है अल्फा की। अल्फा हमेशा पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर डिफरेंस कैसे नापते हो आप, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं ये आप जानते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपका है।
तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फाइनल वैल्यू बड़ी आएगी, तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये पॉजिटिव फैक्टर जब रो जीरो में मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पूरी वैल्यू इसमें ऐड होगी, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी फाइनली इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो यहां से ये चीज समझ सकते हैं, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ये ऐसे समझेंगे, हाई टेम्परेचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर बाद वाला है, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, बाद वाला टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव की वजह से साथ में अल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पर मैंने बताया पॉजिटिव रहता है कंडक्टर्स के लिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, देन मल्टीप्लाइड बाई अगेन रो जीरो पॉजिटिव है, ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, इसको रो जीरो में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये आपको बता दिया मैंने। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं हमारे जिसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहती है, तो उनके लिए अपन ग्राफ से एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस बार अपन इसको रब कर देते हैं। यदि मैं ग्राफ बनाता हूं इन सबका, अलग अलग मटेरियल्स का, तो उसमें अपन को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले मैं कॉपर के लिए ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन में मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और रेजिस्टिविटी की वैल्यूज इस एक्सिस पे ले रहा हूँ। तो जो वैल्यूज मेरी आएंगी या शेप जो आएगा कर्व का वो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ कर्व आएगा। तो ये क्या बताएगा आपको, ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कर्व है, स्टार्टिंग में कर्वी पोर्शन है, लेकिन आगे जाके ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो नियर बाई रीजन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो रीजन है, 0 डिग्री केल्विन के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, इस पूरे जोन में, ये लगभग ये जोन यहाँ पे, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लगभग ये 50 केल्विन के आसपास की वैल्यू है, 50 के, दिस इज टी इन केल्विन। तो ये 50 केल्विन के आसपास की वैल्यू से लेके 100 के बीच में ये क्या है, कर्व वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे प्रॉपरली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, अभी जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये इस रीजन के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन इस रीजन में ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपके जीरो, मतलब स्टार्टिंग पार्ट, यानी कि जैसे जैसे इधर शिफ्ट होंगे अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाएंगे, ठीक है, या केल्विन में अपन 100-200 के लगभग नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली नहीं होल्ड करेगा, लेकिन इसके आगे होल्ड करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा जो कर्व है, किसके लिए कर्व बनाया मैंने, कॉपर के लिए। कॉपर क्या है हमारा, मेटल है, कंडक्टर है। तो आपको मालूम है मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। दूसरा केस जो हम लेंगे, सेकंड केस अपन ले लेते हैं। तो सेकंड केस जो आपका है वो अपन टेम्परेचर एंड देन रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। नाउ इसको अपन किसी एलॉय के लिए ले लेते हैं। मैं इसको नाइक्रोम के लिए लेता हूँ, ठीक है। नाइक्रोम जो है वो एलॉय है, किसका एलॉय है नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, इन तीनों का एलॉय। इन तीनों का जो एलॉय है उसके लिए जो ग्राफ आता है इन दोनों के बीच में, वो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा इसमें ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ये एलॉय है, एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा प्योर मेटल से ज्यादा होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा प्योर मेटल से ज्यादा रहती है, ठीक है ना, ये याद रखना इस चीज को। तो इसको अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर के साथ, वो किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे अपन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। आप देख लो इस कर्व का जो स्लोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ते होने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की वैल्यू के कम बढ़ाने पर भी वाई एक्सिस की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू का जो इंक्रीज हो रहा है वो इतना तेजी से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी रेजिस्टिविटी की, ये टेम्परेचर के साथ में इतना तेजी से नहीं चेंज होगी। चेंज तो होगी लेकिन इतना तेजी से नहीं होगी जितना ये जो कंडक्टर्स चेंज करते हैं। इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, इसकी रेजिस्टिविटी अपन फेयरली क्या बोल सकते हैं, फेयरली कांस्टेंट, यानी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, इसीलिए इनका रेजिस्टेंस चेंज ना होने की वजह से इनको रेजिस्टेंस वायर में यूज करते हैं। रेजिस्टेंस वायर का मतलब आप जानते हो, रेजिस्टेंस वायर मतलब जैसे आप यूज कर सकते हो रियोस्टेट, जो
एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं जल्दी जल्दी, और दूसरा है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये दोनों ही रेजिस्टेंस के फॉर्मेट है। इसमें केवल और केवल होल नंबर में वैल्यूज आ सकती है रेजिस्टेंस की, और इसमें सारी वैल्यूज ले सकता है ये रेजिस्टेंस की। होल नंबर के अलावा फ्रैक्शंस में भी वैल्यू आ सकती है सारी। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस बॉक्स और रजिस्टर ऑफसेट में यूज होता है ये जो नाइक्रोम है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, यहाँ वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन स्टिल इसका अल्फा भी क्या रहेगा, इसका अल्फा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका अल्फा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें दोनों में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। एक तीसरा ग्राफ आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। एक तीसरा ग्राफ मैं बनाऊंगा किसी सेमीकंडक्टर्स के लिए जो इसका एक्सेप्शन होगा। इसको रब कर दूं मैं, एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो आप, फिर इसको रब करेंगे अपन। ओके, कर लिया आपने? चलिए, उसके बाद जो थर्ड ग्राफ जो हमारा आएगा वो आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए ले रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर्स कोई भी आप ले सकते हो, रेजिस्टिविटी देन इट इज टेम्परेचर इन केल्विन, रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें जो ग्राफ आता है वो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, इसकी कम होती जा रही है। देख लो आप, इस एक्सिस पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे अपन एक्स में बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। इसका मतलब इसका अल्फा जो होगा वो लेस देन 0 रहेगा। अल्फा नेगेटिव होता है इसमें, इसका अल्फा क्या रहता है, नेगेटिव। पहले वाले दोनों केस में अल्फा क्या था, मेटल्स और एलॉयज के लिए अल्फा क्या था आपका, पॉजिटिव था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होगी। इसको अपन समझेंगे क्यों होगी इसके जस्ट बाद। तो पहले आपने यहाँ पे इसका रिजल्ट तो समझ लिया कि ऐसा होता है, लेकिन रीजन इसके जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई, फिर अपन इसके रीजन पे आ जाएंगे। तो ये आप नोट कर लो, ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल बहुत सारे हैं। सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, और भी जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम के अलावा और भी है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। इसके बाद मैं अब इनके रीजंस पे आ जाता हूँ। ठीक है, कैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि इसका रेजिस्टिविटी जो अल्फा है वो नेगेटिव है और उनका पॉजिटिव है। इसके आप जानते हो उसमें जो पिछला केस मैंने नाइक्रोम का बताया था, सेकेंड वाला जो केस जो नाइक्रोम का बताया था, उसके ही उस जैसा ही केस आप किसी और एलॉय, यानी कि मैंगेनिन एक एलॉय होता है, मैंगेनिन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, मैंगेनिन एलॉय। इसके अलावा और भी आप केस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन दूसरे केसेस अगर लेते हैं तो मैंगेनिन के अलावा कॉन्स्टेंटन भी ले सकते हैं इसमें आप। ठीक है, कॉन्स्टेंटन। मैं यहाँ पे इनका डिस्कशन इसलिए बीच में इन बिटवीन कर रहा हूँ कि नाइक्रोम का जो मैंने डिस्कस किया था, जो ग्राफ नाइक्रोम का बनाया था, उस जैसा ही ग्राफ मैंगेनिन और कॉन्स्टेंटन का भी आएगा, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लैब में यूज करते हैं अपन। इसको अपन पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के लिए भी और थ्योरी के लिए। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है उससे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसके वायर को अपन कॉन्स्टेंटन से बनाते हैं। और इसके अलावा नाइक्रोम का मैंने आपको यूज बता ही दिया। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के लैब्स में अपन यूज करते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया तो मैं रीजंस पे आ जाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूला आपने रेजिस्टिविटी का ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, पिछले वाले डेरिवेशन में पढ़ा है। वो वैल्यू आपकी आती है 1/सिग्मा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होती है। इज अगेन इक्वल टू, अब आपको इस सिग्मा की वैल्यू यदि याद हो तो मैं लिख सकता हूं, तो सिग्मा का जस्ट रेसिप्रोकल जो है वो रेजिस्टिविटी आ जाएगा। तो आपको अगर याद है तो मैं लिख देता हूं इसको m अपॉन, इसको ले लेते हैं अपन m अपॉन NE² टाउ। मैं ये जो वैल्यू बता रहा हूं ये एक्चुअली रेसिप्रोकल है सिग्मा का। सिग्मा रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी जो आया था हमारा वो आया था NE² अपॉन m इंटू टाउ, उल्टा आया था, NE² टाउ अपॉन m आया था। इसका अपन इनवर्स कर लिया तो रेजिस्टिविटी के लिए आ गई वैल्यू। यहाँ पे m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज कैरियर, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, E is the charge of electron and N is the number of electron per unit volume। इसको आप जरूर ध्यान रखना, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो
एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूं, मैं इनके रीजंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस किया इस वीडियो में, उन सबका रीजन क्या था, उस रीजन की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। आप जानते हो टेम्परेचर जैसे ही अपन बढ़ाते हैं तो मतलब हीट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को। वो इलेक्ट्रॉन्स जब हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं तो दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या करते हैं, थर्मल एजिटेशन, यानी कि उनके बीच में क्या होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो जो भी टेम्परेचर अपन ने दिया है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो हीट मिली है उस इलेक्ट्रॉन को, वो हीट कन्वर्ट होती है उसके वाइब्रेशन में और काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे मोड होते हैं, रोटेशन, वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेशन, उनमें चली जाती है वो एनर्जी। और वो एनर्जी वाइब्रेशन के अलावा उसका जिगजैग मोशन, थर्मल मोशन, इधर उधर उनको ज्यादा क्या करता है, जिगजैग पाथ पे रन कराता है, दौड़ाता है, जिसकी वजह से उनके कोलिजन बढ़ जाते हैं। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इलेक्ट्रॉन मान लेते छोटा सा एक यहाँ कोलाइड करता है और उस कोलिजन के बाद वो यहाँ कोलाइड करता है। तो अब इस टाइम को, ये जो टाइम है, ये जो टाइम इंटरवल है, इसको अपन मान लो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो पहले स्लो स्पीड पे जा रहा था, ये टाइम जा रहा था, अब हाई स्पीड पे जाएगा, ये टाइम कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके होने से क्या होगा, यहाँ फैक्टर देख लो आप, ये वाली वैल्यू अगर कम होगी, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एन का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एन का क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। अब बात किसकी चल रही है, मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रूम टेम्परेचर के नॉर्मल, रूम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री के नियर बाई सारे ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और लूजली बाउंड होते हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर की हीट गेन करके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर्स में से बाहर निकल आता है, यानी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, अपन मान सकते हैं लगभग सभी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो आ रहे हैं वो तो मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो तो एक तरह से पूरी तरह से ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। किसी मेटल के लिए ध्यान रखना, मेटल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब एन की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। और ई ऑलरेडी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स है, टाउ इज द टेम्परेचर, सॉरी टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो कम हो रहा है। तो आप ध्यान दो, इसमें एक फैक्टर कम हो रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, अगर मैं लिख देता हूं a अपॉन बी, तो यहाँ पे b को रिड्यूस करते हैं तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इस पूरे फैक्टर की जो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर घटता है, कम होता है, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर न्यूमिनेटर घटता है, न्यूमिनेटर कम करते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन a अपॉन बी में a को रिड्यूस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, टाउ जो है वो कम किया अपन ने तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो गई। दिस प्रोवाइड्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी मेटल्स में बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है। तो आप समझ गए इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला, इससे रेजिस्टिविटी जो होगी मेटल्स की वो बढ़ जाएगी। ये अगर आपको समझ में आ गया। अब दूसरा दो केसेस अपन और ले लेते हैं, कौन कौन से, एक तो मेटलॉइड्स और दूसरा आपका इंसुलेटर्स। तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे मेटलॉइड हो चाहे इंसुलेटर हो, दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसमें मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और इसमें ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं उनकी कैटेगरी में वो लूजली बाउंड। ठीक है, तीन केसेस बताए थे मैंने, क्या क्या बताया, मेटल्स में लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड, फिर आपके मेटलॉइड्स के अंदर बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और आपका नॉन मेटल्स के अंदर यानी कि इंसुलेटर्स के अंदर ये टाइटली बाउंड होते हैं। तो एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखो, मेटल्स में मात्र रूम टेम्परेचर की हीट को लेकर ही ये फ्री हो जाएगा, कम आउट, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेटलॉइड में क्या होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। और रेजिस्टेंस यानी कि नॉन मेटल्स की बात करूं तो फिर इतने टाइटली बाउंड है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब वो बाहर आएंगे।
तो इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूं, इन दोनों की। यहां पर इसमें जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो इसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हीट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेगा इधर उधर, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसमें मान लेते हैं कम हो गया, सॉरी इसमें भी कम होगा। सेम सिचुएशन है, दोनों में ये हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कोलिजन की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, रिलैक्स होने का जो टाइम है वो नहीं मिलेगा, फटाफट फटाफट कोलिजन होते जाएंगे, तो ये कम हो जाएगा, यानी कि टाउ कम। अब ये टाउ कम हो गया, अब इससे तो ये वाला फैक्टर तो कम हो रहा है, ये तो अपन को दिख गया है ना। दोबारा से लिख लेता हूं उसको, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये इन दोनों के अंदर, मेटलॉइड और इंसुलेटर के अंदर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर, जब तक तो वो सभी बाउंड है, इसका मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर क्या है, वो फ्री है, और इसके अंदर तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमको टेम्परेचर बढ़ा करके ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हीट गेन करके, हाई अमाउंट ऑफ हीट गेन करके वो बाहर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी इनकी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्लोली, धीरे धीरे, वेरी फ्यू से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा। ये इतना तो ठीक है ना। अब ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये वैल्यू, एन की वैल्यू जो है वो टाउ की डिक्रीज को भी कंपेंसेट कर देगी, यानी कि उसके डिक्रीज को भी ओवर कम कर लेगी। तो ओवरऑल जो फैक्ट रिजल्ट आएगा इसका वो इंक्रीज में आएगा। ये जो फैक्टर है पूरा का पूरा ये, यानी कि इसमें डिक्रीज से ज्यादा इसमें इंक्रीज होगा, टाउ में डिक्रीज से ज्यादा एन में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पूरे फैक्टर की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये रिजल्ट इंक्रीज, सॉरी इसकी बात कर रहा था मैं, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें, तो अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे, लोअर वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा, कम होगा, इट मींस रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ रिजल्ट आएगा आपका फाइनली, इससे रेजिस्टिविटी का क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव हो गई होगी कि मेटलॉइड और इंसुलेटर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन जो आज का दिया है मैंने, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। और फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका कंसेप्ट समझेंगे अपन। टिल देन यू स्टडी वेल एंड हैव ए गुड लक। ओके, थैंक यू वेरी मच।